चलिए स्टार्ट करते हैं। कल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लाइक x = 10, तो जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता होगा तो मेमोरी के अंदर इस स्टेटमेंट को लेकर कुछ इस तरह से पिक्चर बनती होगी। ये आपका 10 हो गया, और ये जो x है ये इसको हमारा रेफर कर रहा है या पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि x का जो एड्रेस होगा, 10 का जो एड्रेस होगा वो x के पास होगा। यहाँ तक कल हमने कंक्लूजन निकाला था। आज इससे आगे बढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब आप आईडी फंक्शन को किसी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, ये भी मैंने कल पढ़ा दिया था, तो वो वेरिएबल का एड्रेस ना देकर वो वेरिएबल जिस वैल्यू को रेफर करता है उसी का एड्रेस देता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं x = 20, तो एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपके सामने आएगा। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, अगर आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं तो टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। तो अगर यहाँ पर देखो x की वैल्यू 10 है और यहाँ पर आपने x की वैल्यू अपडेट कर दी तो अब 20 है, तो है, देखने वाले को तो ऐसे ही लगेगा पहले 10 है अब 20 है। बट अगर हम यहाँ पर देखें आईडी ऑफ x पहले क्या थी और आईडी ऑफ x अभी क्या है, तो ये दोनों में आपको कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। देखो x की वैल्यू तो बदली है, क्या जो वैल्यू थी उसका एड्रेस बदला है? बदला है। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं तो वो वैल्यू उस जगह मॉडिफाई नहीं होती जहां पर वो पहले रखी हुई थी, बल्कि एक नई मेमोरी बना दी जाती है और उस नई मेमोरी के अंदर वैल्यू आ जाती है, और एक्स जहां पहले रेफर कर रहा था डी रेफरेंस करा देते हैं और फिर इस नई वाले मेमोरी ब्लॉक को रेफर कराना शुरू कर देते हैं। तो जब हमने एक्स से पूछा एक्स का एड्रेस इस पॉइंट पर क्या है, तो उस समय ये जिस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा था उसका एड्रेस इसने बता दिया। अब हमने इससे फिर पूछा एक्स का एड्रेस क्या है, तो इस समय एक्स कहीं और रेफर कर रहा है, जहां वो रेफर कर रहा है उसका एड्रेस लाकर उसने हमें दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेरिएबल में अगर मैं वैल्यू को बदलता हूं तो वो सेम एड्रेस पे मॉडिफाई नहीं होती है जहां पर पहली बार वो क्रिएट हुई थी। हर बार अलग एड्रेस पे वैल्यू हमारी नई बनती है। ठीक है, वेरिएबल वही रहेगा, वेरिएबल नहीं बदलेगा, जहां है वहीं रहेगा, लेकिन ये जिसको रेफर कर रहा है वो बदलता रहता है ना। इस बात को अगर एक टेक्निकल टर्म दे दिया जाए तो ऐसे हम कहते हैं कि पाइथन के अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वैल्यूज आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनमॉडिफाइएबल। पाइथन के अंदर इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू अनमॉडिफाइबल होती हैं। दैट मीन्स एक बार ये वैल्यू अगर मेमोरी के अंदर आती हैं तो जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो मेमोरी से डिलीट होंगी, लेकिन वो मॉडिफाई नहीं होंगी, वहां पर आप बदल नहीं सकते। जैसे 10 अगर इस मेमोरी में आ गया तो अब यहाँ इसको हटाकर आप 20 नहीं कर सकते, अब ये 10 ही रहेगा। ये पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक डिलीट होगा या तो, या फिर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज अब आप नहीं कर सकते। इसी वजह से जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को बदलते हैं
तो वो एक नए एड्रेस पर आ जाती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वैल्यू हमारी नहीं बदलती है। ठीक है। अब जब आप ऐसा सुनते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हमें शायद सही ना लगे, क्योंकि जब x = 10 था तो ऐसी पिक्चर थी, जब x = 20 कर दिया तो आप बता रहे हैं कि पिक्चर ऐसे हो जाएगी, और आप एड्रेस से देख ही पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है। तो मेमोरी वेस्टेज ज्यादा नहीं हो रहा है। मान लो मैं x की वैल्यू 5 बार बदलूंगा, तो 5 बार अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बनेगा अलग अलग वैल्यू के लिए। और ये जो पुराने ब्लॉक है इनका क्या हो रहा है, जब x 20 के पास है तो इसका क्या करें अब 10 का, इसका तो कोई यूज ही नहीं है हमारे प्रोग्राम में। तो ऐसा क्यों करा पाइथन ने कि यहाँ पर नया मेमोरी ब्लॉक दे दिया? ऐसा भी तो किया जा सकता था कि इसी जगह पर चेंज कर दिया जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। int float string values are shared। एक मिनट रुकेंगे जरा। चलिए, कुछ पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो माइट भी क्लास अभी रुक जाए हमारी 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। तो स्पेशली जो लोग ऑनलाइन है, अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो आप 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन जरूर करें, है ना। क्लास अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा मुझे बताया गया है कि माइट भी पावर सप्लाई फेल हो सकती है ना। तो जब तक नहीं हो रही तब तक हम पढ़ते हैं, और जब होगी तो आपको 10-15 मिनट के बाद दोबारा रिज्वाइन करना है। ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ये लाइन लिखी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाइथन में इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग वैल्यूज शेयर्ड होती हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। एक्स वाई जेड, और तीनों जगह मैंने 10 कर दिया। और जो बात मैंने लिखी है उसको एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली। तीनों का वैल्यू मैंने प्रिंट कराया। सोचिए, अगर मुझे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा काम तो हो गया। तीन वेरिएबल हैं, इनके पास वैल्यूज हैं, जो वैल्यू प्रिंट होगी, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं बिहाइंड द सीन जाके देखूं कि क्या हुआ है, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। तीनों का एड्रेस कैसा आ रहा है हमारा, सेम। यानी कि ये 10 शेयर हो रहा है। पिक्चर इसकी कैसे बनाएंगे ब्रेन में, 10 मेमोरी में एक बार होगा, एक्स को रेफर कर रहा है, वाई भी इसको रेफर कर रहा है, और जेड भी इसको रेफर कर रहा है। ये वाला जो पिक्चर है, क्या इससे हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि पाइथन में मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है? इससे पहले जो हमने समझा था हमें लग रहा था मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, अभी हमें लग रहा है कि मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। अब इन दोनों बातों को मिला रहा हूँ, और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि आखिर पाइथन ने ऐसा क्यों करा कि जब हम किसी वैल्यू को एक बार बना देते हैं और जब उसे बदलते हैं तो वो उसी एड्रेस पर नहीं बदलती, एक नए एड्रेस पर हमारा आ जाती है। क्योंकि पाइथन को वैल्यू को शेयर कराना था। अगर ये वैल्यू अगर हम शेयर कराना चाहते हैं, और मान लीजिए भाई ने ये कह दिया कि नहीं मुझे तो 20 चाहिए, और यहाँ पे 10 की जगह पर ही 20 हो जाए, तो एक्स और जेड को भी तो 20 मिलेंगे फिर। क्या एक्स और जेड 20 के लिए तैयार होंगे? हमने कहा नहीं, तैयार नहीं होंगे। इसीलिए रूल क्या बनाया कि ये वैल्यू बदलेगी ही नहीं। तो अब वाई से मना कर दें कि वैल्यू नहीं बदलती, पाइथन के अंदर एरर है, इसको भी मना नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 20 को अलग मेमोरी ब्लॉक में ले आएंगे।
और बाई से क्या बोलेंगे, आप इसको डी रेफरेंस कर दीजिए और आप इस वाले मेमोरी ब्लॉक पर जाइए। एक्स और जेड अभी भी उसके पास है 10 के पास, और वाई को अपना जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर रन कराऊंगा तो एक्स और जेड जो पहले आए थे वही आएंगे, और जो वाई है इस बार क्या हो गया होगा, बदल गया होगा। अब थोड़ा सा लार्ज स्केल पे इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन सबकी एज को मुझे प्रोग्राम में स्टोर करना है। तो 1 लाख एज मेरे पास है। क्या 10,000 स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते जिनकी एज 25 होगी? हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है। तो यूनिवर्सिटी की बात चल रही है तो एज ग्रुप यही होगा सब, है ना। अब अगर मैं 25 को 10,000 बार प्रोग्राम में लिखूंगा और वो प्रोग्राम पाइथन का है, तो 25 है वो 10,000 बार नहीं आएगा मेमोरी में, एक बार आएगा। और वो बाकी जितने वेरिएबल हैं एज वाले सबको शेयर कर दिया जाएगा। अगर ये पाइथन की जगह सी लैंग्वेज होती या जावा लैंग्वेज होती तो क्या होता, 25 10,000 बार प्रोग्राम में अगर लिखा हुआ है तो 10,000 अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होंगे, सी में, जावा में, डॉट नेट में, तीनों में। पाइथन में ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन नहीं होंगे, एक बार हमारा 25 आएगा और जहां चाहें जिसको चाहें आप उसे शेयर कर सकते हैं। अभी तो ये हमें क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो गया। पाइथन का ये जो तरीका है मेमोरी मैनेज करने का, बेटर है देन सी और जावा। लेकिन अब वहां पर फिर से वही क्वेश्चन कि अगर 10,000 स्टूडेंट की एज 25 है और मान लो आज किसी की एज बढ़ गई 26 हो गई, तो वो अपनी एज बदलेगा तो बाकियों को चेंज नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल क्या बना दिया गया है, वैल्यू कैसी है, इम्यूटेबल, बदलेगी नहीं। अगर कोई कोशिश करेगा तो डिफरेंट लोकेशन पर बदलेगी, सेम लोकेशन पर नहीं बदलेगी। तो इन दोनों बातों को अगर हम फिर से समअप करके बने तो क्या कह सकते हैं कि पाइथन में वैल्यूज को शेयर करना था, इससे मेमोरी यूटिलाइजेशन हो पाई। और ऐसा हम तब कर पाएंगे जब वैल्यू को बदलने से रोकोगे, क्योंकि अगर एक वैल्यू कई लोग शेयर कर रहे हैं और किसी एक ने चेंज कर दिया तो सबको चेंज मिल जाएगा फिर। तो अगर शेयर करना है तो पहले इसे बदलने से रोको, तभी सब लोग इसको शेयर हमारा कर पाएंगे। इसलिए पाइथन ने दो रूल बनाए मेमोरी के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। पहला रूल, वैल्यू शेयर करेंगे। दूसरा रूल, कोई चेंज करे तो बाकियों को ना मिले, उसको चेंज ही नहीं होने देंगे, दैट इज इम्यूटेबल। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन के अंदर वेरिएबल को अगर हम मेमोरी में देखें तो हम देख सकते हैं। अब सर ये वाला पॉइंट और उसके बाद वेरिएबल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए पिक्चर कुछ ऐसी होती, x = 10, उसके बाद x = 20। अलग अलग एड्रेस पाएंगे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब 10 x से रेफर हो रहा था, उसके बाद 20 अब x रेफर कर रहा है 10 की जगह पर, तो उस समय जब लाइन नंबर 4 का एग्जीक्यूशन किया जा रहा होगा बाय इंटरप्रेटर, उस समय 10 तक कौन सा वेरिएबल पहुंच रहा है? कोई नहीं पहुंच रहा है। तो क्या उस पॉइंट पर ये मेमोरी वेस्टेज नहीं है? उस पॉइंट पर ये मेमोरी वेस्टेज है? आंसर इज यस, दिख रहा है, क्योंकि अब 20 x से रेफर हो रहा है, 10 किससे रेफर हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है। तो मेमोरी वेस्टेज है। अब क्या करें इसका? अभी देखिए, अगर प्रोग्राम बंद हो गया लाइन नंबर 5 के बाद तो ये वेस्टेज सिर्फ एक लाइन तक रहा। मान लीजिए मेरा प्रोग्राम आगे चलता और मेरा प्रोग्राम 10,000 लाइन तक जा रहा है, आगे 10,000 लाइन लिखी हुई है, तो ये वेस्टेज जब तक ये 10,000 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक बना रहेगा मेरे प्रोग्राम में। प्रोग्राम खत्म, सब खत्म, फिर कुछ नहीं बचा। प्रोग्राम टर्मिनेट होते ही सब खत्म हो जाता है। तो ये वैल्यू वेस्टेज कब तक बनी रहेगी प्रोग्राम में? जब तक प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर हम पाइथन इंटरप्रेटर
को समझें तो पाइथन इंटरप्रेटर ने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम होता है गार्बेज। वेस्टेज मतलब गार्बेज, कूड़ा, गार्बेज, और उसके आगे उसका कर दिया कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा को उठाना। तो कूड़ा किसे कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? वो मेमोरी जिसका यूज अब नहीं हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है आगे, लेकिन प्रोग्राम ने कभी कोई मेमोरी बनाई थी, अब उसका यूज प्रोग्राम नहीं कर रहा है, तो ऐसी मेमोरी को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्या कहा जाता है? गार्बेज। तो गार्बेज सब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक एग्जिस्ट करता है, प्रोग्राम खत्म तो ये मत कहना गार्बेज मेमोरी कहाँ है, सब खत्म, कुछ नहीं बचा मेरे पास अब। ठीक है, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अनयूज्ड मेमोरी को गार्बेज मेमोरी कहते हैं। तो उसका कलेक्शन करो, उसको इकट्ठा करो और उसको क्या कर दो, मेमोरी से डिलीट कर दो, तो क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होगा? एक प्रोसेस है जिसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अनयूज मेमोरी को हम लोग क्लीन करने का काम करते हैं, इसे बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कोड लिखने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की होती थी। प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसा है तो आप जिम्मेदार हो गए उस मेमोरी को क्लीन करने के लिए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज ने खुद ले रखी है। प्रोग्रामर फ्री हो गया। अब प्रोग्रामर को मेमोरी बनानी है, लेकिन मेमोरी डिलीट कब करनी है प्रोग्रामर को नहीं सोचना है। तो हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? गार्बेज कलेक्शन कर देगा। तो पाइथन के अंदर गार्बेज कलेक्शन कैसा होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप होगा। अनयूज मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो बनती रहेगी, अपने आप इंटरप्रेटर उसको क्या करता रहेगा? फ्री करता रहेगा। प्रोग्रामर की हेडेक हमारी ये नहीं है। लेकिन ये बातें इतनी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रही हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा हमसे जहां पर हम फंस गए। देखो, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया z = 10। जैसे ही लाइन नंबर 4 का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, हमारा 10 गार्बेज मेमोरी बन गया, क्योंकि उसका यूज तो है ही नहीं। अब मान लीजिए इंटरप्रेटर ने दिमाग लगाया और 10 की मेमोरी को फ्री कर दिया, प्रोग्राम आगे बढ़ा। लाइन नंबर 7 पर एक नया वेरिएबल आया और उसको 10 चाहिए। अब इंटरप्रेटर सोचेगा यार इससे अच्छा होता कि मैं वहां पर 10 को डिलीट ही नहीं करता और वो वही 10 मैं जेड को दे देता। अब क्या करूं मैं? अब 10 को मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा और फिर उसको जेड को देना होगा। तो अब सोचो इंटरप्रेटर को अपना 2 बार समय लगाना पड़ा होगा। पहला समय इसको बिगाड़ने में, जब ये लाइन चली होगी तो 10 को मेमोरी से डिलीट करने में लगा होगा, और जब ये लाइन चली होगी तो फिर से 10 को बनाने में उसका समय लगा होगा। तो इंटरप्रेटर को ये डिसीजन लेने का राइट दिया गया कि आपको लगता है कि ये जो मेमोरी है प्रोग्राम में तो अनयूज्ड है, डिलीट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए इंटरप्रेटर फ्री होगा। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि इंटरप्रेटर ने क्या करा होगा, चेक करते हैं कि क्या करा होगा, क्योंकि इंटरप्रेटर फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका डिसीजन है। जेड को प्रिंट कराऊंगा तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है 10 आएगा। बस मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ जेड का एड्रेस क्या आएगा। अगर 10 को डिलीट नहीं किया गया होगा इस लाइन पर, तो वही 10 जो एक्स के पास था, एड्रेस यहाँ पर जो आ रहा है, वही 10 जेड को मिल गया होगा, तो सेम एड्रेस आएगा। अगर ये अलग 10 है तो यहाँ एड्रेस अलग होगा और यहाँ पर एड्रेस अलग होगा, और इसकी वजह क्या होगी? इस लाइन पर गार्बेज कलेक्शन 10 का कर दिया गया होगा। आउटपुट देखते हैं। इसका मतलब इंटरप्रेटर ने डिसीजन क्या लिया कि उस 10 को अनयूज हो गया लाइन नंबर 4 पर, अभी बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों करा गया होगा? शायद ऐसा इसलिए करा गया होगा क्योंकि इंटरप्रेटर मेमोरी को जब डिलीट करता है या जब बनाता है तो कुछ तो टाइम लेगा, मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो होगा। तो इंटरप्रेटर फ्री है अनयूज मेमोरी को डिलीट करने के लिए, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि अगर मैं ऐसे बार बार करूंगा, प्रोग्राम 1000 लाइन का है, अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इंटरप्रेटर जिस लाइन पर कोई भी
अनयूज मेमोरी बनती है उसी समय उसको डिलीट नहीं करता। प्रोग्राम में बीच बीच में चलेगा, 50 लाइन बाद चल गया, 100 लाइन बाद चल गया, 50 लाइन के बाद जब वो चला तो उस समय तक जितनी अनयूज मेमोरी बनी है एक साथ सबको हटाएगा। दूसरा, उसमें भी देखेगा कि हटाने का कोई फायदा है। अगर मेरा प्रोग्राम आगे चलता है, मेमोरी मांगता है, तो मेमोरी अगर
चलिए, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा हो चुका है। तो गार्बेज कलेक्शन के बारे में बता रहा था। तो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है पाइथन में, और ये हमारा तब किया जाता है जब पाइथन इंटरप्रेटर को लग रहा है कि प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और उसको मेमोरी चाहिए होगी, और मेमोरी शॉर्ट अगर पड़ रही है तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा क्योंकि मेमोरी नहीं है। तो उस कंडीशन में इंटरप्रेटर अनयूज मेमोरी को क्लीन करके प्रोग्राम को आगे मेमोरी अवेलेबल कराता है। अदरवाइज अनयूज मेमोरी पड़ी रहेगी, उसको डिलीट नहीं करा जाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है हमारा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर करेंगे, नहीं है तो वेस्टेज है, होने देते हैं। चलिए भाई, तो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर, तो अगर हम पाइथन में कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, लाइक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इनको अगर हम पाइथन में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर मुझे कंपैरिजन करना है दो वैल्यू का तो मुझे ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट दिया गया है ना। तो ऑपरेटर जनरली हमारा यूज होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन या कंपैरिजन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और कुछ ऑपरेटर्स को सिंबल से हम देखेंगे और कुछ ऑपरेटर्स को हम कीवर्ड से भी देखेंगे। तो पाइथन में कुछ सिंबल्स हैं, हर सिंबल ऑपरेटर नहीं है, लेकिन कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनको ऑपरेटर्स बनाया गया है। हर कीवर्ड ऑपरेटर नहीं कहलाएगा, लेकिन कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिनको ऑपरेटर हमारा कहा गया है। ठीक है, मैं क्लास से लीव हो जाता हूँ। मैंने बताया था पावर सप्लाई फेलियर हो जाती है बीच में, यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस में कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है ना। चलिए, तो ऑपरेटर अगर हम देखें, लिख लो इसके बारे में दो लाइन। ऑपरेटर्स आर सिंबल, ऑपरेटर्स आर सिंबल and sometimes keywords also, and sometimes keyword also मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स and sometimes keyword also, and perform mathematical operations, and perform mathematical operation, comma, comparison operation, comparison operation, and boolean operation, boolean operation, boolean boolean operation। अब अगर हम ऑपरेटर्स को डिवाइड करना चाहते हैं, कोई हमसे पूछे कितने ऑपरेटर्स हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया 20+ ऑपरेटर्स हैं, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैंने लिखा है यहाँ पर 2+3, मैंने लिखा x+y, फिर मैंने लिखा ब्रैकेट में 2+3+4+5। ठीक है, तो इन तीन एग्जाम्पल में आप देखें तो ऑपरेटर प्लस है,
ये हमारा ऑपरेटर। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल में ये ऑपरेटर किसके साथ यूज हुआ है ये अलग अलग है। जैसे पहली बार यूज हुआ है वैल्यू के साथ। ये कौन है? दो वैल्यूज हैं। ये वेरिएबल है, बिल्कुल सही। यहाँ पर इसको मैं एक्सप्रेशन कह सकता हूँ। तो मैं इस वाले प्लस की बात कर रहा हूँ। बाकी ये अपने आप में ऑपरेटर है, बिल्कुल सही है। तो अभी हमारा फोकस इस वाले प्लस ऑपरेटर पे है। तो इस प्लस के लिए ये दोनों कौन है? एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी ऑपरेटर को, एग्जाम्पल में मैंने प्लस ऑपरेटर लिया है, और भी हो सकते हैं। तो किसी भी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए या तो वैल्यू हमें बतानी होती है, या वेरिएबल बताने होते हैं, या कोई एक्सप्रेशन हमें बताने होते हैं। इन तीनों को वन वर्ड में ऑपरेंड कहा जाता है। इन तीनों को अगर मैं एक वन वर्ड देना चाहूँ तो उस वन वर्ड का नाम होता है ऑपरेंड। तो अब मैं ऐसा कहूंगा कि ऑपरेटर अपने ऑपरेशंस को ऑपरेंड पर परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेटर्स को अपना काम करने के लिए ऑपरेंड की नीड हमारी होती है। ऑपरेंड वैल्यू भी हो सकता है, ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है, और ऑपरेंड कोई एक्सप्रेशन भी हमारा हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है डिवीजन वाला पॉइंट कि ऑपरेटर कितने तरह के। तो सबसे पहला डिवीजन आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। कितने ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है किसी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ प्लस ऑपरेटर है, इसका काम है मैथमेटिकल एडिशन करना। तो क्या ये अकेली वैल्यू का यूज करके इस ऑपरेशन को कर सकता है? आंसर इज नो। भाई किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ ऐड करेंगे ना, तो कम से कम दो ऑपरेंड तो चाहिए मुझे। तो वो सारे ऑपरेटर जो हमारा दो ऑपरेंड्स पे काम करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। अब देखो, दो का सेंस कंप्यूटर साइंस में बाई, बी आई, बाई शब्द को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी नंबर दो होते हैं, 0 1। ऐसे सुना होगा यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल। ठीक है। तो बी आई जो शब्द है, इसका इस्तेमाल हम जनरली टू के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो वो सारे ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, उन्हें क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर को क्या चाहिए? टू ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। एक और होता है जिसका नाम होता है यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, कहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, उसको समझते हैं। आप किसी शॉप पर अगर शर्ट परचेज करने जाओगे या जीन्स परचेज करने जाओगे, शॉपकीपर से आप कहेंगे यूनिक शर्ट दिखाओ। यूनिक का मतलब है जिसका एक ही पीस बनाओ, दूसरा कोई पहन के ना निकले, इसे हम ही पहनेंगे बस इसे, है ना? यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक, और यूनिक से बना यूनेरी। तो जितने भी ऑपरेटर्स अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंड ही डिमांड करेंगे, उनको क्या बोला जाएगा? यूनेरी ऑपरेटर। तो यूनेरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके लिए अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो यूनेरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, और लास्ट वन इज योर टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर्स को तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं? तो पहला डिवीजन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड। सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करने वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको यूनेरी ऑपरेटर कहा जाता है। दो ऑपरेंड्स के साथ काम करने वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको बाइनरी, और तीन के साथ काम करने वाले को टर्नरी कहा जाता है। पहला डिवीजन तो ये हो गया। ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है। कुछ बाइनरी ऑपरेटर मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। तो बाइनरी में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे एक ही होता है, लेकिन इसके अलग अलग फ्लेवर होते हैं। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जिसको हम और आप लोग इक्वल टू कहते हैं, इसी को हम पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब इसके दो ऑपरेंड होंगे। भाई असाइनमेंट एक बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर है, तो इसको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। दो ऑपरेंड कहाँ लिखोगे? जितने भी बाइनरी ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं, दो ऑपरेंड, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, और ऑपरेटर कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। जैसे अगर आप बोलो मुझे 2 और 3 इनका सम करना है, तो क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सही है? नहीं। तो आपको 2 + 3, ऑपरेटर बीच में, एक ऑपरेंड लेफ्ट में आएगा एक ऑपरेंड राइट में आएगा। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया समझाने के लिए। इसी तरह से जनरलाइज कर देते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेटर इसी पैटर्न पे लिखा जाता है। ऑपरेटर बीच में रहेगा, एक ऑपरेंड लेफ्ट में आएगा एक ऑपरेंड उसके राइट में आएगा। अब मैं आपको असाइनमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो असाइनमेंट का भी सेम रूल है। एक ऑपरेंड लेफ्ट में रहता है इसके, एक ऑपरेंड इसके राइट में रहता है, और इसका काम है राइट ऑपरेंड की वैल्यू को असाइन करना लेफ्ट ऑपरेंड, असाइन करना, कॉपी करना, इस तरह के आप नाम ले सकते। लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करना राइट ऑपरेंड की वैल्यू। एक रूल और है, जो लेफ्ट ऑपरेंड है इट मस्ट बी ए वेरिएबल। जो लेफ्ट ऑपरेंड है ये वेरिएबल ही होना चाहिए, और जो राइट ऑपरेंड है इसमें ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। राइट ऑपरेंड वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है इक्वल टू, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं देखकर, जिसके लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड को हम समझना रहे हैं। लेफ्ट ऑपरेंड सिर्फ वेरिएबल होता है, राइट ऑपरेंड वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अब इसका यूज, x = 10, ये तो हम जानते हैं, हमने कहा इसको हम जानते हैं, बस इसको डिटेल में समझ रहे हैं हम। अगर मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं 10 = x, उतना ही टाइम लगेगा, उतनी एफर्ट लगेंगे लिखने में, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? वेरिएबल। अभी क्या होगा? एरर है, सिंटैक्स एरर। तो लेफ्ट वाला वेरिएबल होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रूल जितने बाइनरी है सबके साथ नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट के साथ है। बाकियों में आप कहीं भी वेरिएबल लगाओ, कहीं वैल्यू लगाओ, कहीं एक्सप्रेशन लिखो, कोई रोक टोक नहीं है। जहां होगी वहां बताया जाएगा कि भाई ये वाला ऑपरेंड यही होना चाहिए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ऑपरेंड वैल्यू भी होता है, वेरिएबल भी होता है, और एक्सप्रेशन भी होता है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जो कि हम जानते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना। अब इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देते हैं, ये सही है गलत है? राइट वाला वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, बट लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल। तो इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू हो वही वाई की वैल्यू हो जाएगी। राइट वाला एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, x + y + 5। तो क्या आप ये बोलोगे कि x असाइन हो जाएगा जेड में? नहीं। जब राइट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन होता है, तो वो एक्सप्रेशन पहले कंप्लीट होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन। फिर सुनेंगे, राइट हैंड साइड में अगर एक एक्सप्रेशन है, नो मैटर कितना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट होगा, फिर इसका जो सिंगल रिजल्ट बनेगा वो लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल में असाइन किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर x की वैल्यू 10, y की वैल्यू भी 10, और ये 5, तो 25 हो गया, जेड में चला जाएगा 25। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को भी एक नाम दिया गया सिंपल असाइनमेंट। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं एक ही स्टेटमेंट पे
दो वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ, मुझे दो वेरिएबल बनाने हैं ए और बी नाम के। तो मैंने बना दिया, ए की वैल्यू 5 कर दी। अब मुझे बी भी चाहिए, बी की वैल्यू मान लो 6 कर दो। अलग अलग लाइन पर तो मैं जानता हूँ, मुझे एक ही लाइन पर करना है, एक ही स्टेटमेंट पे करना है। तो ऐसे एरर आ जाती है। कॉमा लगाएंगे, ए इक्वल टू 5 कॉमा बी इक्वल टू 6, ये भी एरर आ जाती है। तो सर फिर करें कैसे? एक लाइन पर अगर दो वैल्यू लगानी है, तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। इस तरीके में क्या हुआ, दो अलग स्टेटमेंट हो गए, लाइन भले ही एक रह गई बट स्टेटमेंट कितने हो गए? तो मुझसे कहा गया एक ही स्टेटमेंट में दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल डिफाइन करने हैं। स्टेटमेंट भी नहीं बदलना चाहिए, लाइन भी नहीं बदलनी चाहिए और स्टेटमेंट भी नहीं बदलना चाहिए। अरे सी को याद करो, वहां नहीं करते थे ऐसा करके, इंट एक्स इक्वल टू 5 और कॉमा वाई इक्वल टू 6, ऐसे कर सकते थे वहां पर। तो अब यही कुछ हम पाइथन में करने की कोशिश करते हैं, एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल। तो उसका आंसर दिया कि आपको क्या करना होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जितने वेरिएबल हैं उतने बनाओ, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में उनकी उसी ऑर्डर में वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए 10 20 30, तो ए को 10 असाइन हो जाएगा, बी के लिए 20, सी के लिए। ठीक है, कम ज्यादा होने पर एरर आ जाएगी। जितने वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उतनी वैल्यू अभी रखनी चाहिए। इसको बोलते हैं, एक नाम दिया गया, मल्टीपल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट का मतलब है एक स्टेटमेंट में एक वेरिएबल को डिफाइन करना। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल को डिफाइन करना। एक और होता है जिसका नाम है चेन्ड असाइनमेंट। अब इस बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूं कि तीन वेरिएबल हैं, एक ही स्टेटमेंट में सेम वैल्यू से डिफाइन करना। तो एक तरीका तो ये हो गया, इसमें तीन स्टेटमेंट हो गए। दूसरा तरीका ये हो गया, ये सही है, इसमें एक स्टेटमेंट है लेकिन इसमें बार बार वैल्यू लिखनी पड़ रही है। तीसरा तरीका, ए को असाइन कर दो बी, बी को असाइन कर दो सी और सी में असाइन कर दो 10। इसको बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट। तो पहले 10 असाइन होगा सी में, फिर सी की जो वैल्यू रही होगी वो असाइन हो जाएगी बी में, और फिर बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी ए में। उस तरह से तीनों में सेम वैल्यू एक ही स्टेटमेंट में आ जाएगी। बट इसका रूल है कि जो वैल्यू है वो सबसे राइट में रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में ये सब वेरिएबल होने चाहिए। इनमें से अगर कोई वैल्यू आ गई, मान लो आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये फिर एरर आ जाएगी। तो चेन्ड असाइनमेंट में वैल्यू सिर्फ एक जगह लिख सकते हैं, वो भी सबसे राइट में। और लेफ्ट, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, हमारे वेरिएबल से ही होंगे। तो इसे बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट। एक और है कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड शब्द का मतलब क्या होता है? अरे कंपाउंड शब्द कई बार सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, यानी कि दो इंटरेस्ट है, कंपाउंड, है ना। केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, 9th 10th में कंपाउंड है, इसके अंदर एस्पिरिन है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिश्रण। एक से ज्यादा चीजों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड असाइनमेंट है, ये हमारा मिश्रण होता है किसका? ये होता है हमारा, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर, और दूसरा जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या मतलब है, डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मान लीजिए x इक्वल टू 5। अब मुझसे कहा गया कि इसमें 3 ऐड कर दो। तो मैं अभी जितना जानता हूँ, x की वैल्यू x प्लस 3, तो यहाँ पर x
अगर 5 है तो यहाँ पर x हमारा 8 हो जाएगा। तो जब भी कोई वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह यूज होता है, तो राइट हैंड साइड में जो उसकी पुरानी वैल्यू अभी तक चली आ रही है प्रोग्राम में वो यूज होती है, और फिर जो रिजल्ट बनता है वो उस वेरिएबल की नई वैल्यू बन जाती है, और वो फिर आगे के प्रोग्राम में एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो अब जब मैंने लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो पहले राइट साइड वाले को एग्जीक्यूट करेंगे, वो कंप्लीट होगा, फिर जो रिजल्ट बना वो लेफ्ट हैंड साइड वाले में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अभी x की वैल्यू 5 चल रही है, 5 प्लस 3 8 हो गया, x में जाके 8 असाइन हो जाएगा। तो सर ये नॉर्मल सी बात लग रही है, इसमें कुछ नया नहीं है, हमने कहा। अब इसी बात को कंपाउंड असाइनमेंट से अगर करने को कह दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 3। तो प्लस इक्वल टू को एक साथ मिलाकर लिखेंगे, प्लस इक्वल टू, और इसका मीनिंग यही है, x इक्वल टू एक्स प्लस। कंपाउंड असाइनमेंट प्लस के साथ भी चलता है, माइनस के साथ भी चलता है, मल्टीप्लाई के साथ भी चलता है, जो बेसिक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं सबके साथ चलता है। मैंने आपको प्लस के साथ चलाकर दिखाया है। प्लस कितना भी करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, इंटीजर के साथ करो, फ्लोट के साथ करो, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू अभी 8 पर आ चुका हूँ, अब मैं कर दूं x प्लस इक्वल टू 1.5, एरर तो नहीं आएगी? नहीं। x वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 9.5। तो इस काम को तो मैं बिना कंपाउंड असाइनमेंट के भी कर सकता था, हमने कहा x इक्वल टू एक्स प्लस 1.5, एक ही बात है। तो कुछ लोग इसे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कहते हैं, शॉर्ट हैंड, है ना, थोड़ा जल्दी लिख पा रहे हैं। इसको लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा मुझे, इसको लिखने में थोड़ा कम समय लगेगा, बस इतना ही फर्क है। काम दोनों का एक ही है। अगर ये आपको मैं ना भी पढ़ाऊँ तो भी काम आपका होता रहेगा, क्योंकि आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट छोटा नहीं हो गया है, ना के बराबर डिफरेंस है, बट है तो पढ़ लीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पाइथन में, जो C++, जावा, .NET में पाया जाता है, पाइथन में नहीं पाया जाता। वो क्या है? मान लीजिए मैंने लिखा x इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस, और उसके बाद x की वैल्यू प्रिंट कराई। तो अब बताइए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो ये एरर आती है पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन में ये दो फेवरेट ऑपरेटर्स आपके कभी रहे होंगे, नहीं होते। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं चलते, एरर आ जाती है। ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा और ना ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलता है, दोनों में से कोई नहीं चलता। तो अब आप ये बोलोगे कि पाइथन बेकार लैंग्वेज है, हमने कहा क्यों भाई, ये बताओ। अच्छा मान लो ये चल जाता तो ये करता क्या? एक्स की जो वैल्यू थी उसमें कितना जोड़ देता? 8। तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, आप ऐसा नहीं कर सकते एक्स प्लस इक्वल टू 1। दिक्कत किस बात की है? हमें तो लग रहा है पाइथन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर मैं 1.2 भी कर सकता हूँ, 1.4 भी कर सकता हूँ। जरा सी से करा के दिखाओ, प्लस प्लस में ऐसा। प्लस प्लस सिर्फ +1 का इंक्रीमेंट करेगा, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप 2 का भी नहीं कर सकते, 3 का नहीं कर सकते, पॉइंट तो बहुत दूर की बात हो गई। कंपाउंड असाइनमेंट आप उसका एज अल्टरनेट यूज करते हैं, और आपको पूरी आजादी है कि आप यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट करोगे, 1 का करोगे, 2 का करोगे, 3 का करोगे, पॉइंट में करोगे, कैसे करोगे आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो पाइथन में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता है। कंपाउंड असाइनमेंट है, उसे कम कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड असाइनमेंट भी नहीं होता तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, नॉर्मल असाइनमेंट से भी काम किया जा सकता है। तो ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते होंगे सी में, जावा में, ये भी शॉर्ट हैंड हो है, काम तो थोड़ा जल्दी लिख दिया हमने, इसके बिना भी काम होता ही है ना। चलो, तो पाइथन के अंदर ये बात अपना कहीं नोट बनाकर लिख लो, क्योंकि अगर आपकी हैबिट पड़ी हुई है तो आप शायद ऐसा कर सकते हो। लिख लो नोट बनाकर, पाइथन डज नॉट सपोर्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
Python does not support increment and decrement operator. चलिए अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेशंस करते हैं जो कोई भी एक छोटा बच्चा काउंटिंग सीखने के बाद सीखता है। आपने अपनी गणित की लाइफ में सबसे पहले काउंटिंग सीखी होगी, 1 2 3 4 5। अगला पड़ाव क्या था? यही था, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन निकालना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ब्रेन में लेकर आओ, इससे काम हो जाएगा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसमें पढ़ते हैं। डिवाइड, डिवाइड इसमें पढ़ते हैं। फैक्टोरियल का कोई सा भी लॉजिक अपने ब्रेन में लेकर आओ, आप पाएंगे कि इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करके लॉजिक को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पाइथन के अंदर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवाइड। 3 तरह का डिवाइड होता है। तो ये 3 4 5 6 7, ये 7 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इनमें से कुछ सी जावा में भी हैं और कुछ नए हैं जो आप पाइथन में ही देखेंगे। सबको एक एक करके प्रोग्राम से देखें। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 10 + 3, ठीक है, 13। मैथमेटिकली इसका जो आंसर होता है पाइथन में भी वही होता है। क्या ऑर्डर बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? तो इस वाले में तो नहीं पड़ेगा, किसी में नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है। तो अर्थमेटिक एडिशन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट ऑपरेंड क्या है और राइट ऑपरेंड क्या है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफरेंस आएगा। 10 - 3 अलग है और 3 - 10 का आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, जोड़ना घटाना। अब आता है अर्थमेटिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग अपनी आसान भाषा में मल्टीप्लाई कहते हैं। उसी को टेक्निकली प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना। तो 10 × 3 या 3 × 10, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, 30 आ गया। अब देखो नया, जो शायद आपने बाकी लैंग्वेज में नहीं देखा होगा, डबल एस्पेक्ट। ये होता है पावर, पावर ऑपरेटर। इसका मतलब लेफ्ट ऑपरेंड की पावर राइट ऑपरेंड, लेफ्ट ऑपरेंड की पावर राइट ऑपरेंड। तो इसका मीनिंग हो गया 10⁻3, 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 × 10, जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन अगर आप बोले सर ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिखूंगा, तो इसका मीनिंग अलग है। अब इसका मतलब होगा 3⁻10, 3 × 3 × 3। अब जो भी रिजल्ट आएगा देख लेते हैं। ये आया, ठीक है। अब जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो ये तो आसान है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, ये आपका पावर हो गया।
10⁻³ और इसका मतलब 3। अब डिवीजन की बात करते हैं। 3 तरह के डिवीजन होते हैं। पहला है, इसको बोलते हैं ट्रू डिवीजन। ट्रू डिवीजन का मतलब क्या होता है? 10 को डिवाइड करा मैंने 3 से, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट, 3 3 जा 9, तो 3.333333 ऐसा चलेगा। तो अब कब तक? तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट आ रहा है वो फ्लोटिंग में आएगा। तो ट्रू डिवीजन को फ्लोटिंग डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो फ्लोटिंग में ही आता है। अब मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं 2, तो इसका रिजल्ट तो 5 नहीं आएगा, 5.0 ऐसा आना चाहिए। देख लेते हैं। और फिर वही लिख दो जो अभी आप कर रहे थे। तो इसका रिजल्ट 3.33333 कब तक? तो आंसर आता है 14 प्लेसेस तक आपका एक्यूरेसी मानी जाएगी। कुछ मशीनों में 15th प्लेस आता है, इवन 16th प्लेस भी आता है, लेकिन गारंटी नहीं है आएगा। 14 प्लेसेस आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, इसकी गारंटी होगी। और वो हर किसी के लैपटॉप पर सेम आएंगे। 15th प्लेस डेसिमल पॉइंट के बाद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो क्या आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पाइथन में फ्लोटिंग नंबर का एक्यूरेसी लेवल कितना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पाइथन में फ्लोटिंग नंबर में जो दशमलव होता है उसके आगे कितने प्लेसेस आप लिख सकते हैं। तो आंसर देते हैं 40 प्लेसेस। देख लेते हैं हमारे में क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना आउटपुट सबके में आएगा। चाहे आपका AMD प्रोसेसर हो, चाहे इंटेल हो, चाहे i3 हो, चाहे i5 हो, कोई सा भी जनरेशन हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, विंडोज हो, लाइनेक्स हो, ये सबके में आएगा। इसके बाद जो 2 प्लेस आपको देख रहे हैं, ये नहीं पता आपके में आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारे फैक्टर हैं, हार्डवेयर कौन सा है आपका, प्रोसेसर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उन पे डिपेंड करता है ये। इसलिए आंसर में क्या बोलते हैं, 14 प्लेसेस की एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं पाइथन में। ठीक है, चलो अब तो बोलते हैं ट्रू या फ्लोटिंग डिवीजन। तो एक आता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, ऑफिशियल जो इसका नाम है वो है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर। आउटपुट देखकर आप इसका एक अपना आसान सा नाम देंगे। तो 10/3 को इसने क्या लिखा, 3, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी आता है इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट रह गया था हमारा उसी को कंसीडर किया जाता है। तो इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अच्छा, आसान नाम इसका अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इंटीजर डिवीजन दे सकता हूँ कि भाई वो एक फ्लोटिंग डिवीजन हो गया, ये मेरा इंटीजर डिवीजन हो गया। टेक्निकल नाम फ्लोटिंग और इंटीजर डिवीजन नहीं है, टेक्निकल नाम है, ऑफिशियल नाम है ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। एक और डिवीजन है जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में या आपके भी एक्सपीरियंस में इन दोनों से ज्यादा हमने उसका यूज करा है। सबसे समझते हैं तीसरा डिवीजन, और हमारे और आपके एक्सपीरियंस में वो तीसरा वाला ही ज्यादा यूज हुआ है। ये दोनों शायद ही यूज हुए होंगे। चलो समझते हैं। अगर आपसे कोई बोले इवन ऑड क्या होता है, तो आप एक तरीका तो ये बता दो, लास्ट डिजिट 02468 हो तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। मैथमेटिकली ये डेफिनेशन नहीं है इवन ऑड की। मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या दी गई है,
2 से डिवाइड करने पर, अब यही तो समस्या है कि हम जो बोलते हैं उसकी पिक्चर दिमाग में शायद सही नहीं बनती है। ये नंबर है, 2 से डिवाइड कर दिया, कहाँ जीरो, किसकी जीरो की बात कर रहे हो? बताना पड़ेगा ना कि 2 से डिवाइड करने पर जीरो आ जाए। तो जब डिवीजन करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक है कोशेंट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भागफल, और एक होता है हमारा रिमाइंडर जिसको बोलते हैं बचा खुचा, शेषफल। रिमेन, बचा खुचा, डर, है ना, रिमाइंडर, शेषफल। तो जब हम बात करते हैं कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो हम उसे 2 से भाग करके रिमाइंडर चेक करते हैं, क्वोशिएंट चेक नहीं करते। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 10 हमारा इवन है या ऑड है, और आप इन दोनों को लेके बैठ जाओगे, तो ये दोनों जो आंसर देते हैं, ये दोनों के दोनों जो आंसर देते हैं, ये क्वोशिएंट वाला आंसर देते हैं। एक फ्लोटिंग में क्वोशिएंट बनाएगा, एक इंटीजर में बनाएगा, इन दोनों में से कोई भी रिमाइंडर के पास नहीं जाता। तो कैसे पता कर लोगे फिर कोई नंबर किसी में से पूरी तरह डिवाइड हो गया नहीं होगा, डिविजिबल है या नहीं? डिविजिबल है या नहीं का मतलब क्या है? रिमाइंडर जीरो चेक करना है, क्वोशिएंट थोड़ी देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 25 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप क्या देखोगे? रिमाइंडर देखोगे, रिमाइंडर जीरो आगे नहीं आ गया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर जीरो आ गया। मैंने बोला क्या 22 पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपने कहा नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चों की तरफ पढ़ते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आता है कि जैसे आपने कहा 22 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, भूल जाओ आपने बीटेक करी है। 5 चौक 20, ये आया 2.0, 5 चौक 20, मैंने कर दिया डिवाइड जीरो। बताओ क्या 22 5 से डिवाइड होगा या नहीं हो गया? हो तो गया, रिमाइंडर जीरो है। तो जब आप रिमाइंडर चेक करते हैं डिविजिबल है या नहीं ये चेक करते हैं, तो मेक श्योर क्वोशेंट वाला पार्ट इंटीजर में रहना चाहिए, क्वोशेंट वाला पार्ट फ्लोटिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वोशेंट को फ्लोटिंग में ले जाओगे तो जीरो ले ही आओगे फिर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से। तो जब आप ये चेक करते हैं कोई नंबर किसी से डिवाइड है या नहीं, तो इसमें जाने अनजाने में इनविजिबल फॉर्म में ये बात हमारे ब्रेन में आ जाती है अपने आप से, अच्छा वो आ जाती है कि नंबर को फ्लोट में नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर मैं इसे फ्लोट में ले गया तो मैं जीरो पे ले ही आऊंगा फिर नीचे, है ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ सर ये कैसे निकालें, तो उसके लिए एक अलग ऑपरेटर आता है, मॉडुलस ऑपरेटर। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये क्या करता है हमारा? मॉडुलो डिवीजन, मॉडुलो या रिमाइंडर, रिमाइंडर डिवीजन, तो ये रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बताता तो 3 आंसर देता या 3.33 देता, मैंने क्या बताया हमारे लिए? रिमाइंडर बताया। तो जब भी आप ये चेक करते हैं क्या ये उससे डिवाइड है या नहीं, तो मैं इसका यूज करता हूँ। अब याद करो इवन ऑड के प्रोग्राम में आपने ये यूज किया था, इनमें से कोई भी यूज नहीं करा। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं। लगभग सारे आपके देखे होंगे कुछ। एक तो ये वाला नया लगा होगा आपको, पावर वाला, और ये कुछ नया लगा होगा, क्योंकि ये तो सब जान पहचान का ही है। ये कुछ आपको नया लगा होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि पाइथन का जो 2 पॉइंट तक सीरीज आया था, शुरू से लेकर 2 पॉइंट सीरीज तक, उसमें ये दोनों नहीं होते थे, डबल एस्ट्रिक वाले और ये वाला नहीं होता। ठीक है, 3 वाली सीरीज से ही ये दो ऑपरेटर को पाइथन में ऐड करा गया, 3.0, 3.1, 3.2। इन्हीं वर्जन में ये वाला ऑपरेटर पाया जाता है, उससे पहले के वर्जन पर चलाओगे तो एरर आ जाएगी। ये वाला ऑपरेटर भी अभी मिलता है 3 वाली सीरीज में। 2 वाली सीरीज, 1 वाली सीरीज जो अब तक आ रही थी उसमें ये हमारा नहीं आता। ठीक है, तो आई आई गेस 3 वाली सीरीज 2009 या 10 में आनी शुरू हो गई थी, हाँ, तब से ही ऐड हुआ है, उससे पहले ये दोनों नहीं होते। चलो, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं वो हमारी समझ में आ गया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया। ये दोनों ऑपरेटर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये दोनों कैसे हैं हमारे?
बाइनरी ऑपरेटर। अब एक और पढ़ा देता हूँ आज। आज इसलिए पढ़ाना सही है क्योंकि हम कंपेयर कर लेंगे। सही है गलत है? अभी तो पढ़ाया मैंने कि प्लस ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, बीच में आएगा एक लेफ्ट में एक राइट में, फिर तो गलत है ये। इसका लेफ्ट कहाँ है? तो यही तो सीख रहे हैं कि ये जो प्लस सिंबल है इसके कई यूसेज हैं पाइथन में। पहला यूसेज जो अभी आपने पढ़ा, अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन वाला। लेकिन अगर ये किसी नंबर के प्रीफिक्स में आता है तो ये उसका साइन बन जाता है। अब ये अर्थमेटिक करने वाला काम नहीं करेगा, ये उस नंबर का प्रीफिक्स बता रहा है, साइन बता रहा है जिसके प्रीफिक्स में ये आया हुआ है 3। तो किसी भी नंबर का साइन बताने के लिए साइन ऑपरेटर आते हैं, और वो साइन ऑपरेटर नए नहीं होते, प्लस और माइनस साइन ही होते हैं। अच्छा ये बताओ फिर साइन ऑपरेटर क्या बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा? क्या साइन ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर, क्या इसको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ी? नहीं, ये तो एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है जिसका साइन ये बता देता है। तो अब यूनरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल बहुत कम है पाइथन के अंदर, क्योंकि अगर हम सी जावा पढ़ रहे होते तो यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताते हैं, क्योंकि एक ही तो ऑपरेंड है, ऑपरेटर प्लस प्लस एक ऑपरेंड है, तो अच्छे एग्जाम्पल होते थे ये दोनों। अब ये पाइथन में होते नहीं है। तो अगर इंटरव्यू रूम में अचानक से हमारे सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाए कि बताओ पाइथन में यूनरी ऑपरेटर कौन है, कोई एग्जांपल दो, शायद हम ना बता पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में वो इंक्रीमेंट प्लस प्लस और माइनस माइनस बैठा होगा, और जैसे हम ये बताएंगे सामने वाला मना कर देगा कि पाइथन में तो होते ही नहीं है। तो हमें ये स्ट्राइक करना चाहिए ब्रेन में इमीडिएटली इंटरव्यू रूम में कि भाई इनको भी तो यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो जो साइन ऑपरेटर हैं ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? हमारे यूनरी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही दोनों होते हैं, और भी होते हैं। जैसे एक होता है नॉट ऑपरेटर, अभी आगे चल के पढ़ेंगे तब वो ज्यादा समझ में आएगा नॉट ऑपरेटर क्या होता है हमारा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए आज इतना रखते हैं। अब कल थर्सडे, कल ऑफ रहेगा आपका। अगली क्लास आपकी फ्राइडे को होगी। फ्राइडे को जो ऑपरेटर्स हमारे रह गए हैं मेन मेन, एक आपका रह गया रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, है ना, इनको एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई पूछना